हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 11 कॉमर्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो कि है अकाउंट्स, जिसमें कि आज का हम लोग का टॉपिक है हरास यानी कि डेप्रिसिएशन। और आज हम लोग बात करेंगे डेप्रिसिएशन से रिलेटेड सारे थ्योरी कॉन्सेप्ट के बारे में। तो चलिए देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पर लिखा है मूल्य ह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का जो सीधा सा मतलब यानी कि शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है मूल्य में गिरावट, जिसे अगर हम लोग अकाउंटिंग में और ज़्यादा एक्सप्लेन करें तो इसे हम लोग बोलते हैं स्थायी संपत्तियों के पुस्तकीय मूल्य में गिरावट। यानी कि किसी भी स्थायी संपत्ति के पुस्तकीय मूल्य में जो भी गिरावट आती है उसे हम लोग मूल्य ह्रास या फिर ह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। जैसे कि देखिए, आप अपने घर की बात लीजिए, कंपनी को छोड़िए, अपने घर की बात लीजिए। घर में ही जब आप कोई भी फर्नीचर खरीद करके लाते हैं तो स्टार्टिंग में जो उसकी वैल्यू रहती है, जो उसका मूल्य रहता है और उसकी मतलब क्वालिटी रहती है, वो जैसे जैसे आप उसको यूज़ करते जाते हैं उसकी क्वालिटी पे जो है वो कमी आती जाती है। ठीक है, दिन पे दिन वो पुराना होते जाता है, उसके कुछ ना कुछ फंक्शन में खराबी आती जाती है। और फिर अगर आप उसको मार्केट में फिर बाद में बेचने जाएंगे तो जाहिर सी बात है जितने का आपने वो उस फर्नीचर को ख़रीदा था उतने में आपको वो फर्नीचर आप नहीं बेच पाएंगे, कुछ ना कुछ आपको उसका कम मूल्य ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको यूज़ किया है तो उसकी जो गुणवत्ता है उस फर्नीचर की, उस संपत्ति की और उसका जो मूल्य है, उसका जो फंक्शन है, उन सब चीज़ों में क्या हुई है, कमी आई है, जिस वजह से उसका मूल्य जो है वो आपको जितने में आपने ख़रीदा था उतने में नहीं मिलेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं स्थायी संपत्तियों के पुस्तकीय मूल्य में गिरावट। अब पुस्तकीय मूल्य क्यों? क्योंकि जब हम लोग अकाउंटिंग यानी कि लेखांकन का कार्य करते हैं उस कंडीशन में जब हमने जो भी संपत्ति खरीदी है उस संपत्ति को हमने अपनी पुस्तकों में जिस मूल्य पर दिखाया है उसी मूल्य में हम लोग गिरावट को दिखाएंगे ना। तो इसीलिए यहाँ पर पुस्तकीय मूल्य या फिर आप कह सकते हैं लागत मूल्य। लागत मूल्य मतलब कि आपने जितने में उस संपत्ति को खरीदा था या फिर बनवाया था और प्लस उसका ढुलाई, उसकी स्थापना व्यय, मतलब कि किसी संपत्ति को खरीदने में प्लस उसको लगाने में, दोनों को मिला करके जो खर्चा आता है वो टोटल उस संपत्ति का लागत मूल्य हो जाता है। और क्योंकि उसी मूल्य को हम लोग अपने पुस्तक में दिखाते हैं तो इसलिए उसे ही हम लोग पुस्तकीय मूल्य भी कहते हैं। और समय के साथ साथ उस मूल्य में जो भी कमी आती जाती है, उस संपत्ति में जो संपत्ति के मूल्य में जो भी कमी आती जाती है उसे ही हम लोग मूल्य ह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल सा डेप्रिसिएशन का मतलब, किसी भी संपत्ति के मूल्य में गिरावट या फिर उसकी गुणवत्ता में गिरावट। वैसे तो हम लोग यहाँ पे मूल्य की बात इसलिए ज़्यादा करें क्योंकि अकाउंटिंग में हर काम जो है वो मुद्रा में ही देखा जाता है। ठीक है, तो मनी के लिए आपको यहाँ पर जो भी उसकी कमी आ रही है, उसकी गुणवत्ता में भी जो कमी आ रही है उसको आपको उससे मूल्य में कन्वर्ट करना होगा कि इस गुणवत्ता में कमी आई है तो इसमें कितना मूल्य कम हुआ होगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे मूल्य की ही ज़्यादा बात करते हैं। तो किसी भी स्थायी संपत्ति की, चाहे मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग, तो खैर उसमें तो गिरावट नहीं आती, उसका तो मूल्य हमेशा बढ़ता रहता है। लेकिन ऐसी कोई भी संपत्ति इलेक्ट्रॉनिक हो गई तो उसमें क्या होती है, कमी आती है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। ठीक है, आइए अब देखते हैं ह्रास की विशेषताओं को। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी विशेषता है कि ये व्यवसाय की सामान्य हानि। सामान्य हानि क्यों है? क्योंकि कोई भी व्यवसाय बिना किसी स्थायी संपत्ति के या फिर बिना किसी संपत्ति के नहीं चल सकता, बिना किसी स्थायी संपत्ति के नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं भूमि लेनी होगी, बिल्डिंग मतलब छोटा सा ही कमरा सही लेकिन आपको वो लेना पड़ेगा, कोई ना कोई मशीनरी आप रखेंगे, फर्नीचर आप रखेंगे, तो कोई ना कोई स्थायी संपत्ति चाहिए। और अगर स्थायी संपत्ति है तो जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे आप उसका उपयोग करते जाएंगे उसके मूल्य में गिरावट जो है वो होती जाएगी। तो इसलिए इसे व्यवसाय की सामान्य हानि माना जाता है कि ये हानि तो होनी ही है, ये हानि होना नॉर्मल सी बात है। ठीक है, दूसरा है स्थायी संपत्ति से संबंधित, क्योंकि मूल्य में जो गिरावट है वो टाइम के साथ साथ धीरे धीरे होती है, तो ये मेनली स्थायी संपत्तियों में होती है जो कि काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ में आती हैं। ठीक है,
तीसरा, स्थायी रूप से निरंतर व धीरे धीरे गिरावट, यानी कि जब आपने खरीद कर कोई भी संपत्ति अपने व्यवसाय में लगाया है, जब से उस दिन से लेके जब तक आप के जो है कंपनी में वो मशीनरी मान लीजिए वो संपत्ति है, उस टाइम तक उसके मूल्य में, उसकी क्वालिटी में जैसे जैसे आप उसका उपयोग करते जाएंगे वैसे वैसे जो है वो धीरे धीरे ही सही लेकिन पूरे टाइम तक जब तक वो आपके ऑफिस में है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट जो है उसके मूल्य में, उसकी गुणवत्ता में, उसकी मात्रा में गिरावट जो है वो आती ही जाती है। फिर है संपत्ति के मूल्य, गुण एवं मात्रा में कमी, यानी कि ह्रास के अंतर्गत किस चीज़ में कमी आती है? तो संपत्ति के मूल्य में तो आती है, उसकी गुणवत्ता में कमी आती है और उसकी मात्रा में भी कमी आती है। कोई कोई संपत्ति ऐसी होती है जिसका प्रयोग करने से उसकी मात्रा में जो है वो कमी आती है। फिर पांचवा है संपत्ति के पुस्त मूल्य अथवा लागत मूल्य से संबंध, यानी कि ह्रास का संबंध किससे होता है? ह्रास का संबंध होता है कि आपने उस संपत्ति को कितने में खरीदा है, कितने में लगवाया है, उन सबको जोड़ करके जो उसकी लागत मूल्य बनती है और जितनी या फिर आप कह लीजिए पुस्तक मूल्य जो बनती है उससे ह्रास का संबंध होता है। फिर आयगत हानि, ये व्यवसाय की एक आयगत हानि की, क्योंकि ये जो है वो निरंतर होती रहती है तो इसका जो अमाउंट है क्योंकि हर साल पे बांट दिया जाता है तो ये एक आयगत हानि हो जाती है। इस वजह से इसका जो लेखांकन है या फिर इसका जो प्रभाव है वो मेनली लाभ हानि खाते पर पड़ता है। जब हम लोग अंतिम खाते बनाते हैं तो वहाँ पर इसका प्रभाव जो है वो लाभ हानि खाते पर पड़ता है। और आठवां, संपत्ति की लागत को कार्यशील जीवन में बांटने की प्रक्रिया, यानी कि ये जो ह्रास है ये एक तरीके से जो संपत्ति की पूरी लागत है उसको हम लोग क्या करते हैं, जो उस संपत्ति का जो कार्यशील जीवन है, चाहे वो 8 साल 10 साल जितने साल भी हो, उस सब सालों में इक्वली या फिर जो भी विधि हम लोग अपना उस हिसाब से बांट देते हैं, जिससे कि कंपनी के ऊपर उस संपत्ति का जो है वो बहुत ज़्यादा बर्डन, उस संपत्ति के मूल्य का बहुत ज़्यादा बर्डन इकट्ठा नहीं पड़ता है। फिर नौवां है गैर रोकड़ व्यय। गैर रोकड़ व्यय यानी कि ये जो व्यय है, ये जो एक प्रकार का ह्रास जो एक खर्चा है, ये आपका व्यय में नहीं होता, यानी कि इस मतलब जो है वो रोकड़ में खर्च नहीं होता, यानी कि इसके लिए आप कहीं से पैसा नहीं देते, कहीं से आपके व्यवसाय से कहीं से पैसा बाहर नहीं जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, ये जो खर्च है वो आपको दिखेगा नहीं, मतलब वो आपको मनी में नहीं दिखेगा, बट ये होता है, इस वजह से इसे हम लोग गैर रोकड़ व्यय बोलते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं थी डेप्रिसिएशन की। अब आगे हम लोग समझेंगे उन कुछ स्पेसिफिक शब्दों को, कुछ इम्पोर्टेंट शब्दों को जो कि ह्रास को समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, या फिर ह्रास का लेखांकन करने में हमें जब तक उन शब्दों का अर्थ नहीं पता रहेगा हम उसका जो लेखांकन है, उसकी जो गणना है वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो आइए चलिए पहले हम लोग उन महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ को समझ लेते हैं। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला शब्द है हमारा संपत्ति की लागत, यानी कॉस्ट ऑफ द एसेट्स। तो इसमें क्या है कि कोई भी संपत्ति जो है वो व्यवसाय में जितने मूल्य में खरीदी गई है प्लस उसको उसकी ढुलाई और लगाने का जो व्यय है, यानी कि उसकी स्थापना में जो व्यय होता है, उसको लाने और प्लस उसकी स्थापना में व्यय, ये तीनों ही मिला करके, यानी कि जितने में आपने संपत्ति खरीदी है उसके अलावा उसको लाने और उसको लगाने में जो भी व्यय हुआ है, इन तीनों को मिला करके जो अमाउंट आता है वो उस संपत्ति की लागत कहलाती है। ठीक है। दूसरा है संपत्ति का जीवन का। संपत्ति का जीवन यानी कि संपत्ति जो है, जो भी हमने एसेट्स अपने जो बिज़नेस है उसमें खरीद के लाए, जैसे मान लीजिए कोई भी मशीन लगाई है अपने बिज़नेस में, तो वो मशीन लगभग कितने सालों तक चलेगी, ये तो जो है वो हमारे अकाउंटेंट की दूरदर्शिता पे और उसके अनुभव पे डिपेंड करता है, कि उससे अनुभव के आधार पे ही ना लोग कह सकते हैं कि ये मशीन जो है कम से कम 10 साल 8 साल 6 साल या 20 साल तक चल सकती है। तो ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ अनुमान लगाया जाता है कि ये संपत्ति जो है ये कम से कम इतने साल तक जो है वो व्यवसाय के उपयोग में आनी चाहिए। तीसरा है पुस्त मूल्य, यानी कि बुक वैल्यू। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी एसेट्स की जो वैल्यू, जो अमाउंट, जो उसकी रकम जो है वो बुक्स में लिखी गई है, उसे उस संपत्ति का पुस्तक मूल्य या फिर पुस्त मूल्य कहते हैं।
चौथा अवशिष्ट मूल्य यानी कि स्क्रैप और रेसिडुअल वैल्यू। इसका मतलब होता है कि जब संपत्ति हमारे काम की अब नहीं है, यानी कि अब उसका उपयोग करने लायक नहीं बचा है, और अब इस कंडीशन में जब हम लोग उसको मार्केट में बेचेंगे तो उसकी जो भी थोड़ी बहुत राशि हमें मिलेगी उसी को हम लोग बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू यानी कि अवशिष्ट मूल्य। यानी कि जब कोई संपत्ति कबाड़ हो जाती है एक तरीके से, तो जब हम लोग उसको बेचते हैं उस टाइम पे जो वैल्यू हमें मिलती है उसकी वो होती है स्क्रैप वैल्यू। फिर है मरम्मत एवं नवकरण। मरम्मत सिंपल सी बात है कि कोई भी खराबी आई है किसी भी संपत्ति में, उसका हम लोग कुछ ना कुछ मरम्मत करा देते हैं, उसे बनवा देते हैं दोबारा से, तो वो हो गया मरम्मत। और नवकरण क्या होता है? नवकरण मतलब कि जैसे कोई बड़ी मशीन है, उसका कोई छोटा पार्ट है, मान लीजिए नट बोल्ट हो गया, ठीक है, नट बोल्ट बहुत पुराना हो गया तो आप उसके जगह पे कोई नया नट बोल्ट ला करके लगा दिए, तो ये हो गया नवकरण। यानी किसी छोटे हिस्से को, किसी भी संपत्ति के किसी छोटे हिस्से को हटा करके उसके जगह पे एक नया हिस्सा लगा देना जो है वो आपका नवकरण कहलाता है। प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन मतलब कि जो संपत्ति पहले से व्यवसाय में उपयोग में आ रही है उसको हटा करके उसकी जगह पे कोई दूसरी संपत्ति को ले आना। जैसे एक फ़ोटोकॉपी की मशीन आपके व्यवसाय में है, अब आपको लग रहा है कि ये सही नहीं काम करी या फिर किसी भी वजह से आप उसको हटा करके दूसरी फ़ोटोकॉपी की मशीन अगर आप अपने व्यवसाय में रख रहे हैं तो ये हो गया प्रतिस्थापन। फिर हो गया अप्रचलन। अप्रचलन मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऐसा संपत्ति या फिर ऐसी कोई भी एसेट जो कि अब प्रचलन में नहीं है, अब उसका उपयोग जो है वो दिन पे दिन मार्केट में कम हो रहा है। जैसे मान लीजिए पहले हम लोग कंप्यूटर का यूज़ करते थे, अब लैपटॉप आ गया, लैपटॉप के बाद टैबलेट अब है, और लैपटॉप में भी अब बहुत सारी फीचर्स नए नए आते जा रहे हैं। तो जो पुरानी चीज़ें हैं वो क्या हो रही हैं, वो प्रचलन के बाहर हो रही हैं, अब उन्हें कोई जल्दी यूज़ नहीं कर रहा है, तो उसे ही हम लोग कहते हैं अप्रचलन। फिर है उच्चावचन यानी कि फ्लक्चुएशन। उच्चावचन मतलब क्या होता है कि किसी भी संपत्ति के बाजार मूल्य में, यानी कि जो मार्केट प्राइस है उसका, उसमें जो भी बार बार उतार चढ़ाव होते हैं, कभी उसका वैल्यू कम हो जाता है मार्केट में, कभी उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, तो उसी को फ्लक्चुएशन कहते हैं। और लास्ट है रिक्तीकरण यानी कि डिप्लेशन। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कुछ जो संपत्तियां होती हैं ना, वो व्यवसाय में किसी और किसी और चीज़ की सहायता ना करके वो खुद ही एक वस्तु का भंडार होती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि तेल के कुएं हो गए या फिर कोयले की खदान हो गई, तो इसमें क्या है कि तेल का कुएं में तेल है, तेल ही तेल है, जो कि वो खुद में एक बहुत बड़ी संपत्ति है। कोयले की खान में जो है कोयला जो है वो खुद में एक बहुत बड़ी संपत्ति है। तो इसमें क्या होता है कि जब आप तेल के कुएं में से तेल और कोयले के खदान में से कोयला निकालेंगे, तो उस कंडीशन में एक टाइम ऐसा आएगा जब कुएं में से तेल और खदान में से कोयला दोनों ही खत्म हो जाएंगे, तो उसे ही हम लोग कहते हैं रिक्तीकरण, यानी कि जो संपत्ति का भंडार जो था वो खत्म हो गया, तो इसे हम लोग रिक्तीकरण यानी कि डिप्लेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ शब्दावलियाँ थी जो कि हमें समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। अब हम लोग बात करेंगे ह्रास के कारण के बारे में, यानी कि जो डेप्रिसिएशन होता है वो होता क्यों है, उसका रीज़न क्या है। तो इसका रीज़न जो है वो मेनली दो भागों में आप डिवाइड कर सकते हैं, एक है आंतरिक कारण, दूसरा है बाह्य कारण। आंतरिक कारण में सबसे पहले आपका आता है संपत्ति का निरंतर उपयोग। संपत्ति का निरंतर उपयोग मतलब क्या हुआ कि जब भी हम लोग किसी संपत्ति को नॉर्मली मतलब डेली बेस पे उसका यूज़ कर रहे हैं, या फिर मतलब किसी भी तरीके से उसका यूज़ जो है, किसी भी संपत्ति का यूज़ हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो फंक्शन है, उसकी जो क्वालिटी है, और इन दोनों में क्या होगी, कमी होगी। जबकि जब उनके फंक्शन और उसकी क्वालिटी में कमी आएगी, तो जाहिर सी बात है कि उसके मूल्य में भी कमी आएगी। तो ये एक बहुत बड़ा वजह होता है किसी भी संपत्ति में ह्रास होने का। ठीक है, यानी कि डेप्रिसिएशन होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, किसी भी संपत्ति का निरंतर प्रयोग। ठीक, दूसरा है समयावधि की समाप्ति। समयावधि की समाप्ति का मतलब है कोई कोई संपत्तियां ऐसी होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर निश्चित समय के लिए होती हैं, उसके बाद जो है उनका यूज़ हम लोग नहीं कर सकते। जैसे कि आप पट्टे पर भूमि ले लिए हैं, तो उसमें क्या है, अगर आपने 5 साल के लिए पट्टे पे भूमि ली है तो वो 5 साल के बाद जो है मतलब कि एक तरीके से वो ख़त्म हो जाएगी वो संपत्ति आपके पास। तो ये दूसरा कारण होता है ह्रास का। तीसरा संपत्ति की समाप्ति,
जैसे कि कुछ संपत्तियाँ होती हैं जो स्वयं ही समाप्त हो जाती हैं, जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल इसका पशुधन यानी कि लाइव स्टॉक। जैसे कि आपके बिजनेस में आपने घोड़े रखे हुए हैं, मान लीजिए आपका माल ढुआने का बिजनेस है तो आपने घोड़े रखे हुए हैं और किसी घोड़े का जो है वो लाइफ टाइम पूरा हो गया, वो ख़त्म हो गया, तो ये क्या हुआ कि ये बहुत बड़ा हरास का कारण बन जाता है। और लास्ट है रिक्तता, यानी कि जैसे कि अभी हमने आपको समझाया था कि तेल के कुएं में से तेल ख़त्म हो गया, कोयले की खदान में से कोयला ख़त्म हो गया, तो ये भी एक हरास का बहुत बड़ा कारण है। ये थे चारों आंतरिक कारण। अब है बाह्य कारण। बाह्य कारण में सबसे पहला कारण होता है अप्रचलन, जैसे कि किसी भी संपत्ति का प्रचलन से बाहर हो जाना, अब उसका यूज जो है वो नॉर्मली नहीं किया जा रहा है, तो ये जो है इससे भी हरास जो है लगता है। दुर्घटना हो गई, यानी कि कोई संपत्ति है, आग लग गई, भूकंप आ गया, एक्सीडेंट हो गया, उसमें जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई, तो इससे हरास लगता है। बाजार मूल्य में स्थायी गिरावट, यानी कि कोई कोई संपत्ति ऐसी होती है जिसका कि बाजार मूल्य में वो उसका रेट जो है वो काफ़ी लंबे टाइम से बहुत ज़्यादा ही कम हो गया है, तो ऐसे नॉर्मली तो डेप्रिसिएशन के लिए बाजार मूल्य का उतना मतलब नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं, संपत्तियाँ होती हैं जिसमें कि बाजार मूल्य को जो है वो कंसीडर किया जाता है। जैसे कि इन्वेस्टमेंट होता है, विनियोग होता है, वहाँ पर बाजार मूल्य को कंसीडर किया जाता है। और लास्ट है मौसम का प्रभाव। तो कुछ संपत्तियाँ ऐसी होती हैं जो कि मौसम के कारण खराब होती हैं, जैसे कि आपका धूप छाँव ये सब के कारण जो है वो संपत्तियाँ खराब होती हैं। तो ये चारों भी कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे कि ह्रास जो है वो किसी भी संपत्ति में होता है। ह्रास का सिंपल सा मतलब है किसी भी संपत्ति के मूल्य में गिरावट। तो ये कुछ भी आप देख लीजिए, इससे क्या होगा कि इससे संपत्ति के मूल्य में जो है वो गिरावट आएगी। इसलिए ये चारों जो आंतरिक और ये चारों जो बाह्य कारण हैं, ये ह्रास के मेन कारण माने जाते हैं। यानी कि इन सब की वजह से किसी भी संपत्ति के मूल्य में जो है वो गिरावट आती है। ठीक है। और अब हम लोग बात करेंगे ह्रास आयोजन के उद्देश्य अथवा आवश्यकताओं के बारे में, यानी कि ह्रास का आयोजन करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। जैसे कि सबसे पहला वजह है, ये है शुद्ध लाभ हानि की गणना के लिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो ह्रास है ये व्यवसाय की एक सामान्य हानि है, यानी कि हर व्यवसाय की हर संपत्ति में जो है वो समय के साथ गिरावट आना जो है ये कंपलसरी है, यानी कि ये चीज़ जो है वो नॉर्मल है। लेकिन इस सामान्य हानि का जो है वो व्यवसाय की लाभ हानि पर भी तो असर पड़ता है, क्योंकि अगर व्यवसाय जो संपत्ति है उसके जो फंक्शन है, उसकी जो क्वालिटी है, अगर उसमें कमी आ रही है तो जाहिर सी बात है कि उसके द्वारा जो उत्पादन हो रहा है उसमें भी कमी आएगी। तो उत्पादन में कमी आएगी तो लाभ या हानि पर भी जो है उसका प्रभाव पड़ेगा। इस वजह से क्या है कि कोई भी संपत्ति पे जो भी ह्रास लग रहा है उसे हमें लाभ हानि खाते में दिखाना आवश्यक है, ताकि हमें शुद्ध लाभ और हानि का पता चल सके। दूसरा है लाभ हानि पर समान भार हेतु। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग जो व्यवसाय में जो संपत्ति है उसकी जो मूल्य में जो कमी आ रही है हर साल, उसको अगर हम लोग नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग अगर इग्नोर करते चल रहे हैं, तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना, 8 साल 10 साल जो भी उस संपत्ति की समयावधि होगी, उस जब उसकी समयावधि पूरी हो जाएगी तो उस टाइम पे जो उसका संपत्ति का मूल्य है वो ज़ीरो हो जाएगा या फिर एकदम नाम भर का रह जाएगा। तो अचानक से जो है वो व्यवसाय में संपत्ति जो है वो उसका मूल्य ज़ीरो हो गया, तो ये एक तरीके से व्यवसाय के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी हानि हो जाएगी। जैसे अगर 1 लाख की कोई संपत्ति है तो हम लोग उसको इग्नोर कर रहे हो, हम लोग हर साल उसका जो ह्रास है वो नहीं दिखा रहे कि उसके में कितनी कमी आ रही है उसके मूल्य में, और एकाएक 1 लाख रुपए की संपत्ति जो है वो हमारे व्यवसाय से ख़त्म हो गई। तो ये 1 लाख रुपए का डायरेक्ट हानि जो है वो उस वर्ष की जो लाभ हानि रहेगी उस पर बहुत ज़्यादा असर डाल देगा। इसी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग से ही हर साल जिस टाइम से वो संपत्ति हमारे व्यवसाय में आई है उस टाइम से जब तक वो संपत्ति हमारे व्यवसाय में रहेगी, हर साल एक निश्चित दर से जो है उसका जो मूल्य में गिरावट हो रही है उसे हम लोग लाभ हानि खाते में दिखाते चलते हैं, ताकि एकाएक जो है किसी एक वर्ष में उस संपत्ति के मूल्य में गिरावट का किसी लाभ हानि पे जो है वो असर ना पड़े। ठीक है। तीसरा है चिट्ठे में संपत्तियों को सही मूल्य पर दिखाना। अब देखिए, अब क्योंकि जो आप संपत्ति है वो हमारी चिट्ठे में यानी कि बैलेंस शीट में दिखाई जाती है।
अब जैसे कोई मशीन है, आपने उसको 1 लाख का खरीदा था, वो स्टार्टिंग से लेके आप हर साल उसको अगर 1 लाख का ही दिखा रहे हैं और लास्ट मोमेंट पे 5 साल बाद उस संपत्ति की वैल्यू ज़ीरो हो गई, तो अचानक से संपत्ति साइड में से मतलब बैलेंस शीट में से तो हमारे वो मशीनरी गायब हो जाएगी 1 लाख की। तो वो 1 लाख का आप जो है वो मतलब कि अमाउंट जो 1 लाख का है उसको आप कैसे सही करेंगे? तो इस वजह से आपको जो है वो स्टार्टिंग से जब आप हरास दिखाते जाएँगे, यानी कि 1 लाख की संपत्ति में इस साल 10,000 का हरास लगा तो 90,000 की संपत्ति हुई, अगले साल फिर 10,000 का हरास लगा तो वो उस साल 80,000 की संपत्ति हुई। ऐसे करते-करते लास्ट में जब वो संपत्ति ज़ीरो होगी तो आपके बैलेंस शीट पे उसका ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, यानी कि असर ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एकाएक आप उसको दिखाएँगे तो असर पड़ेगा, इसलिए हरास को दिखाना, उसका करना आवश्यक है। चौथा है संपत्ति के प्रतिस्थापन हेतु व्यवस्था करना। अब ज़ाहिर-सी बात है, अगर मान लीजिए आपको अपनी संपत्ति जो है, जो संपत्ति व्यवसाय में है, वो अब आपको लग रहा है कि अब ये उतनी उपयोगी नहीं है, हमें दूसरी संपत्ति रखनी होगी। तो अगर आपको उस संपत्ति का एग्ज़ैक्ट वैल्यू उस टाइम पे नहीं पता होगा, तो आप नहीं निकाले होंगे, आप अपने बुक में नहीं दिखाए होंगे, तो कैसे आप दूसरी संपत्ति का प्रतिस्थापन कर पाएँगे? आपको जो अमाउंट जो है उस संपत्ति का, उसके बड़ी रकम की व्यवस्था करनी पड़ जाएगी अचानक से, तो ये भी व्यवसाय के लिए सही नहीं है। फिर पाँचवाँ, उत्पादन लागत की गणना। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि कोई भी संपत्ति है तो वो व्यवसाय में जो भी उत्पादन कार्य हो रहा है उसमें हेल्प करती है। तो अगर आप ह्रास को नहीं दिखाएँगे तो वो उत्पादन लागत आप सही नहीं निकाल पाएँगे। इसलिए ह्रास की गणना करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि हमें किसी भी वस्तु या सेवा का जो उत्पादन लागत है वो सही मिल सके। छठवां है वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति। तो जैसा कि जो हमारी कंपनी अधिनियम है उसके अंतर्गत भी बोला गया है कि जो विभाजन योग्य लाभ है, यानी कि जो बाँटा जाएगा लाभ आपस में, उसकी गणना करने से पहले ह्रास की व्यवस्था कर लेनी चाहिए, यानी कि डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है उसे निकाल लेना चाहिए। साथ ही जो आयकर अधिनियम है उसमें भी जो ह्रास की राशि है उसके लिए छूट दी जाती है, यानी कि जो आय की गणना होती है आयकर अधिनियम के अंतर्गत उसमें भी डेप्रिसिएशन के अमाउंट को हटा दिया जाता है और फिर उसके बाद आय की गणना की जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर हम लोग डेप्रिसिएशन नहीं कैलकुलेट करेंगे तो हमें इनकम टैक्स भी ज़्यादा भरना पड़ेगा और फालतू में हमारा जो है जो लाभ है उसको हम लोग बाँट तो लेंगे, बट हमारे जो बाद में संपत्ति है उस पे गलत असर पड़ेगा। और लास्ट है गुप्त संचय की व्यवस्था। गुप्त संचय का मतलब क्या होता है? गुप्त संचय एक ऐसा संचय होता है जो कि हम लोग छुपा कर रखे रहते हैं, जब हमें बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है तब हम लोग उसका यूज़ करते हैं। तो जो ह्रास की राशि है, अगर हम लोग उसको हर साल कुछ ज़्यादा अमाउंट में ह्रास की राशि निकाल कर के रखते रहें, एक जगह पे रिज़र्व कर लें, उसका संचय कर लें, तो एक किसी भी ऐसे टाइम पर जब हमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, संचय की ज़रूरत है, तो उस कंडीशन में वो ह्रास की राशि जो है वो हमारा गुप्त संचय का कार्य कर सकती है और हमें बहुत बड़े नुकसान से बचा सकती है। तो ठीक है, तो ये कुछ 7 कारण थे मेन जो थे, जिसकी वजह से हमें ह्रास का आयोजन करने की आवश्यकता पड़ती है। चलिए अब हम लोग समझते हैं ह्रास के मूल्य को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, यानी कि प्रभावित या फिर आप निर्धारित भी बोल सकते हैं कि वो कौन से कारक हैं जिनके आधार पे ह्रास का यानी कि डेप्रिसिएशन का जो मूल्य है वो निर्धारित किया जाता है। तो जैसे पहला है संपत्ति का लागत मूल्य, यानी कि सबसे पहले हम लोग जिस चीज़ को ध्यान में रखते हैं वो है संपत्ति की लागत। यानी कि सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जिस संपत्ति पे हमें ह्रास लगाना है वो संपत्ति हमने कितने में खरीदी है। खरीदी है का मतलब कि खरीदी है क्रय मूल्य प्लस जो भी उसका ढुलाई व्यय और प्लस जो भी स्थापना व्यय अगर दिया है, तो इन तीनों को मिलाकर के जो मूल्य आएगा वो हमारा संपत्ति का क्रय मूल्य या फिर आप लागत मूल्य कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हम लोग को क्या ध्यान रखना है कि संपत्ति का लागत मूल्य हमारे क्या है। दूसरा क्या बात ध्यान में रखनी है, संपत्ति का जीवन काल। हमें ये देखना है कि हमारी जो संपत्ति है वो अनुमानित कितने वर्ष तक जो है वो कार्य कर सकती है, 5 वर्ष तक, 10 वर्ष तक, जितने भी वर्ष तक वो कार्य कर सकती है, वो जीवन काल हमें संपत्ति का ध्यान में रखना होता है। क्योंकि अगर संपत्ति का जीवन काल कम है तो ह्रास की दर जो है वो ज़्यादा होती है, अगर संपत्ति का जीवन काल लंबे टाइम के लिए है तो ह्रास की जो दर है वो क्या होती है, वो कम होती है।
तीसरा है अवशिष्ट मूल्य। अवशिष्ट मूल्य ये हम लोग को देखना है कि जब संपत्ति हमारे उपयोग लायक नहीं बचेगी, उस टाइम पे जब हम उसे बाज़ार में बेचेंगे तो उस कंडीशन में हमें थोड़ी बहुत भी जो रकम मिलेगी वो कितनी मिलेगी, ये भी एक अनुमान लगाया जाता है। तो इस चीज़ को भी यानी कि जो अवशिष्ट मूल्य है इसे भी ह्रास की राशि को निर्धारित करते टाइम ध्यान में रखा जाता है। चौथा है मूल्य ह्रास की विधियाँ। देखिए, वैसे तो मूल्य ह्रास की बहुत सारी विधियाँ हैं, ठीक है, 15-16 करीब कुछ विधियाँ हैं। तो हर विधि के आधार पर जो मूल्य ह्रास की दर होती है या फिर मूल्य ह्रास की राशि होती है वो अलग अलग आती है। तो इस बात पे भी ह्रास की राशि निर्भर करती है कि आपने कौन सी विधि अपनाई है। और लास्ट है भौतिक टूट फूट और अप्रचलन, यानी कि अचानक से अगर किसी संपत्ति का एक्सीडेंट हो गया, किसी भी वजह से वो क्षतिग्रस्त हो गई है या फिर अप्रचलन हो गया है उसका, तो इसका जो है इस चीज़ से संपत्ति के जो मूल्य है उसमें काफ़ी ज़्यादा भारी गिरावट आती है। तो इसको भी जब हम लोग ह्रास की दर निर्धारित करते हैं तो इस चीज़ को भी हम लोग को ध्यान में रखना होता है, ठीक है। तो ये कुछ 4-5 जो हैं चीज़ें हैं जिन्हें हम लोग ध्यान में रखते हैं, उसके बाद किसी भी संपत्ति पर लगने वाली ह्रास की राशि को निर्धारित करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट हम लोग को समझना है कि जो मूल्य ह्रास की विभिन्न विधियाँ कौन कौन सी हैं या फिर किन पद्धतियों के आधार पर हम लोग मूल्य ह्रास की गणना कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल हमारे पास जो 17 पद्धतियाँ या फिर 17 विधियाँ आप कह सकते हैं, जिनके आधार पर हम मतलब जिनका प्रयोग करके हम जो किसी भी संपत्ति की ह्रास की राशि को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल 17 पद्धतियाँ तो यहाँ पर दी हुई हैं, बट क्योंकि हमारे जो सिलेबस है वहाँ पर हमें सिर्फ़ और सिर्फ ये दोनों पद्धति यानी कि स्थायी या नियत किस्त पद्धति और दूसरा क्रमागत या घटती हुई शेष पद्धति के बारे में जो है वो डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में समझना है। हमारे बुक में भी बस इन्हीं के बारे में दिया गया है, क्योंकि सिलेबस में ये सारी पद्धतियाँ नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ हमें इनका नाम यहाँ पर जानने की ज़रूरत है, बाकी इनको हमें जो है न्यूमेरिकल के रूप में नहीं पढ़ना। न्यूमेरिकल जो है वो हमें सिर्फ़ और सिर्फ इन दोनों पद्धतियों के आधार पर जो है वो आगे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसीलिए जो हम लोग जो बात करेंगे वो इन्हीं दोनों पद्धतियों के आधार पर जो अपना न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करने के बारे में बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में आज हम लोग इतना ही समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी उसमें हम लोग जो है वो डिटेल में इन विधियों के समझेंगे और इनके आधार पर जो भी न्यूमेरिकल है उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। सॉरी, फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।